माँ, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा। क्यों नहीं समझती हैं आप? आज फिर से मेरी माँ से मेरी बहस हो रही थी। लगातार 8 दिन से मैं अपनी माँ को अपनी ऑफिस कलीग के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी माँ अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। रश्मि मेरे ऑफिस में काम करती थी, वो भी बहुत ही अच्छे घराने से संबंध रखती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जिस कंपनी में हम काम करते थे वहाँ पर हमारी तनख्वाह बस गुजारे लायक ही थी। रश्मि से मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिली मोहब्बत नहीं थी। बस ये था कि मैं जानता था अगर मैंने किसी और लड़की से शादी की तो घर के सारे खर्चे मुझे अकेले को ही पूरे करने पड़ेंगे, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाहता था कि कोई वर्किंग वुमेन हो ताकि हम दोनों मिलकर घर को अच्छे से चला सकें। लेकिन ये बात मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता था और ना ही रश्मि पर जाहिर कर सकता था। इसलिए मोहब्बत का बस एक ड्रामा ही रचा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ इतनी जिद्दी भी हो सकती हैं। उन्होंने तो अपनी किसी दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे तो यूँ बताया जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ। कहने लगी, साहिल, मैंने अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और 1 महीने बाद ही बस तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये सुनते ही मैं सदमे में आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपने साथ काम करने वाली लड़की रश्मि पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनना था कि मेरी माँ ने मुझे गुस्से से डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी। तुम्हारी परवरिश की खातिर सारी जिंदगी मैं तुम्हारे बाप की पेंशन पर गुजारा करती रही। ना अपना सोचा, ना अपनी इच्छाओं का ख्याल किया। क्या ये दिन देखने के लिए कि जब मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो तुम मुझे कोरा जवाब दे दो। माँ के रोने की वजह से मैं बात को अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया था। लेकिन सोचा यही था कि अपनी माँ को मना लूंगा, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी। 8 दिन की बहस के बाद मेरी माँ का इनकार अब भी अपनी जगह ज्यों का त्यों बना हुआ था। और फिर तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया और एक रात वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गईं। और ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप इन्हें लाने में कुछ देर और कर देते तो आपकी माँ को हम बचा नहीं सकते थे। जैसे ही मेरी माँ की हालत कुछ ठीक हुई, मैंने अपनी माँ के सामने हार मान ली और हाथ जोड़कर उनसे कहा, ठीक है, अब जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, लेकिन भगवान के लिए ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मेरे पास बस एक माँ ही तो थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ पहुँचे। ये बात सच थी कि उन्होंने मेरी खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी थीं। पापा के मरने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब पापा हमें छोड़कर गए थे उस समय मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। अगर मेरी माँ चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी और पूरी जिंदगी मुझ पर ही कुर्बान कर दी। लेकिन मैं भी सोच चुका था कि उस लड़की के साथ वो करूँगा कि वो भी याद करेगी। ना जाने मेरी माँ पर उस लड़की ने और उसकी माँ ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि मेरी माँ तो उस लड़की की दीवानी ही हो गई थी। 1 महीने बाद मेरी शादी अनीता से हो गई। मेरे दिल में अपनी दुल्हन के लिए मोहब्बत भरे जज्बात नहीं थे, बल्कि गुस्सा था, नफरत थी। मैं बड़े गुस्से के साथ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो लड़की दुल्हन का जोड़ा पहने बेड पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि उसके पास बैठकर उसे खूब खरी खरी सुना दूंगा, क्योंकि मैं जानता था अब मुझे उसकी वजह से ऑफिस में और भी टाइम लगाना पड़ेगा और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर रश्मि मेरी दुल्हन बनती तो कम से कम मुझे कुछ घर के खर्चों की आसानी हो जाती। मैं उसके करीब आकर बैठा और अपनी भड़ास निकालने लगा। मैंने कहा, तुम सिर्फ मेरी माँ की वजह से इस घर में आई हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार, जो तुमने अपनी किसी चीज़ के लिए मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आऊँगा। मैं बड़े ही गुस्से से कह रहा था ताकि उस पर मेरा रौब जम जाए, लेकिन जब उसने अपना घूंघट हटाकर पीछे किया तो उसे देखकर मैं तो सांस लेना ही भूल गया था। वो तो बहुत ही कम उम्र सी लड़की थी, मुश्किल से ही 17-18 साल की होगी। वो मुझे बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं तो सोच में पड़ गया। मेरी माँ ने इस लड़की में देखा किया था। इतनी सी कम उम्र लड़की को शादी के बंधन में बांध दिया। मैं 27-28 साल का था और वो लड़की मुझसे 10-11 साल छोटी थी।
मुझे तो ये हैरत हो रही थी कि इस लड़की की माँ को ऐसी भी कौन सी जल्दी पड़ी थी कि अपनी 17-18 साल की लड़की की शादी उसने 1 महीने के अंदर अंदर कर दी। वो बड़े गुस्से से मुझे घूर रही थी। गुस्से की तेजी की वजह से उसका सांस भी तेज हो रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। अब मुझे अपने कहे गए शब्दों पर अफसोस होने लगा था। इससे पहले कि मैं उसे सॉरी बोलता, उसने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखकर मुझे जोर से धक्का दिया था। मैं तो उसकी इस हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था। वो फौरन से उठकर बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। कहने लगी, खबरदार जो मेरे पास आए और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया था। फिर वो इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगी। शायद उसे ये लग रहा था कि मैं उसे मारूंगा। मैंने सोचा कि मुझे उससे नरमी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सोच को आगे बढ़ाता और उससे माफ़ी मांगता, उस लड़की ने साइड टेबल पर रखे गुलदान को उठाया और मेरे सर पर जोर से वो गुलदान दे मारा। मेरी आंखों के सामने तो तारे से नाच गए थे। मेरा सर घूम कर रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। उसके हाथ की कलाई को जोर से पकड़कर खड़ा होकर उसके सामने आ गया। अब वो कुछ डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? वो कहने लगी, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगी। मेरे सर में दर्द की तेज लहर उठने लगी थी। मैंने दूसरा हाथ अपने सर पर रखा तो मेरा हाथ खून से भर चुका था और ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से उसकी कलाई छोड़ी और कमरे से बाहर निकल गया। मेरी माँ के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मेरी माँ अपनी नींद की दवाइयाँ खा रही थीं और सोने की तैयारियाँ कर रही थीं, लेकिन मुझे देखकर तो उनके भी होश गुम हुए थे। मेरी पूरी शर्ट खून से भीग चुकी थी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है और ये खून कैसे निकला? मैंने कहा, आपकी बहू का कारनामा है। ये सुनकर वो चुप सी हो गई थीं। फटाफट से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे से ही मेरे सर के खून को साफ करने लगीं। कहने लगी, बेड पर बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। ज़्यादा गहरा जख्म नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, माँ, किस टाइप की खूंखार लड़की से आपने मेरी शादी करवाई है? मैं भला उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? ये तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रही है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे नज़रें चुराई थीं और वो दराज से बैंडेज निकाल कर मेरे सर पर पट्टी बांधने लगी थीं और बोली, 4 दिन में जख्म ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, इतने दिनों में वो 2-4 जख्म मुझे और दे देगी। मैं अब उसके कमरे में नहीं जाऊँगा। मेरी माँ कहने लगी, पहले मेरी बात सुन लो। मैं बेहद गुस्से में था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो वो कहने लगी, साहिल, मेरे पास सुकून से बैठो और मेरी बात सुनो। मैं अपनी माँ के बेड पर दोबारा से बैठ गया। वो कहने लगी, देखो, ये लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा। मैंने कहा, माँ, आपने मेरी शादी एक पागल लड़की से करा दी। ऐसा आप कर भी कैसे सकती हैं? मैं उनकी सगी इकलौती औलाद था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर सौतेली औलाद होता तो एक बार को ये बात समझ आती थी। मैंने कहा, माँ, वो पागल है, ये जानते हुए भी आपने मेरी शादी उससे करा दी। मैं जितना भी हैरान होता कम था। मेरी माँ, मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बात सुनो, उस लड़की की माँ मेरी दोस्त है, लेकिन मेरी उससे मुलाकात काफ़ी सालों बाद हुई। वो बीमार है, कैंसर की मरीज है और वो किसी भी समय मर सकती है। इसीलिए वो अपनी बेटी की वजह से बड़ी परेशान थी कि उसकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर तो मुझे अपनी माँ पर और भी गुस्सा आने लगा। मतलब अपनी दोस्त के साथ भला करने के चक्कर में उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी माँ आगे कहने लगी कि देखो, उसकी माँ बहुत अमीर है, उसके पास करोड़ों की जायदाद है जो मरने के बाद उसकी बेटी को ही मिलेगी, और उसकी बेटी वैसे भी पागल है, इसलिए उसकी सारी जायदाद के मालिक तुम अकेले हो जाओगे। मैंने तुम्हारी शादी इसीलिए इस पागल लड़की से करवाई है ताकि हमारे हालात सुधर जाएं। आज नहीं तो कल उसकी माँ ने तो आखिर मर ही जाना है। वो कैंसर की मरीज है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और उस लड़की का दिमाग आधा है। मतलब ये कि वो सिर्फ 18 साल की है तो दिमागी तौर पर सिर्फ 9 साल की है। वो कहने लगी, मगर तुम उसे खुश रखोगे तो वो अपनी माँ और वकील के सामने तुम्हारे गुण गाएगी। जैसे ही उसकी माँ मरेगी और सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगेगी, उसके बाद बेशक तुम अपनी पसंद से किसी भी लड़की से शादी कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा और फिर हम उस लड़की को पागल खाने में डलवा देंगे।
अगर तुम जिंदगी भर भी कमाओगे तब भी अपना घर और इतनी जायदाद नहीं बना सकते। मेरी माँ की बातें मुझे बिल्कुल ठीक लगी थीं। मुझे अपनी माँ की अक्ल पर हैरत हो रही थी। उन्होंने तो बड़ी दूरअंदेशी का काम किया था। खैर, मैं दिल ही दिल में खुश हो गया था। ये तो अच्छी बात है। उसकी माँ कैंसर की मरीज है, इसका मतलब ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह सकती। और लड़की वैसे भी पागल है और उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। 4 टॉफ़ियाँ और चॉकलेट दूंगा तो राजी हो जाएगी। अपनी माँ के फैसले पर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। मेरी माँ ने मेरे सर पर पट्टी बांध दी, इसलिए मैंने सोचा कि कमरे में जाकर अपनी नन्ही मुन्नी दुल्हन का थोड़ा सा दिल बहलाना चाहिए। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो लड़की अपना लहंगा उतार रही थी और ये देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। वो मुझे देखकर कहने लगी, निकलो कमरे से बाहर, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। ये सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और बाहर आंगन में रखे पुराने और फटे से सोफे पर आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि कैसे इस लड़की के दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ। मैं सोच चुका था कि इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक तो वो बहुत कम उम्र थी, दूसरा वो पागल थी। मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं थी। समस्या ये थी कि मुझे उसके दिल में जगह बनानी थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो अपने कमरे में गया। वो खुले बिखरे बालों के साथ मेरी शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए थी। मुझे देखकर ही उसके माथे पर बल पड़े थे। डरते डरते मैं कमरे में दाखिल हुआ था कि कहीं कोई चीज़ ही उठाकर मुझे मारना शुरू न कर दे। मैं अंदर आया तो वो कहने लगी, तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो? मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, चलो दोनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं। वो कहने लगी, तुम गंदे हो, तुमने कहा था तुम मुझे मारोगे। मैंने कहा, अब नहीं मारूंगा। और ये सुनकर वो खुश हो गई। मैं उसके लिए उसकी पसंद की ढेर सारी चीज़ें लाकर देता तो वो खुशी से मेरे गले लग जाती। उस वक्त तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मेरे सोए हुए जज्बात मुझ पर हावी होने लगते थे। लेकिन मेरी माँ मुझे कह चुकी थी कि इसके साथ कोई भी रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अनीता के काम मेरे लिए मुश्किल बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि वो अक्सर मेरी शर्ट और ट्राउज़र पहने फिरती रहती थी और अक्सर शर्ट के बटन उल्टे सीधे बंद कर लेती थी। और जब मैं उसकी शर्ट के बटन ठीक करता तो दिल में अजीब सी हसरतें जन्म लेने लगती थीं। सब कुछ भूल भाल कर मेरा जी चाहता कि सारी हदें पार कर जाऊं, लेकिन मैं खुद के जज्बातों पर कंट्रोल करता। शायद ये अनीता के साथ किए गए 7 फेरों का असर भी था कि उसे देखकर, उसे छूकर मेरे दिल की बेचैनियां बढ़ने लगती थीं। एक रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं अपने कमरे में था जब अनीता को एक कॉकरोच नजर आ गया। वो डर के मारे मुझसे चिपक गई थी और मुझे जोर से भींच लिया। वो उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मेरे तो होश गुम होने लगे थे। मैं खुद पर अपना बस खो चुका था, इसलिए उसके साथ जैसे ही मैं बेखुदी में आगे बढ़ने लगा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरी माँ अचानक से आ गई। मैं बुरी तरह से हड़बड़ाया था। इस तरह अचानक अपनी माँ के आने पर मैं बौखला कर रह गया था। अनीता अब भी कॉकरोच की डर की वजह से मुझसे पीछे हटने को तैयार न थी। मेरी माँ की घूरती नज़रों को देखकर मैंने अनीता को खुद से पीछे किया था। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अनीता से दूर रहो, क्योंकि ये पागल लड़की है और इससे पैदा होने वाली औलाद भी पागल ही होगी। और हम अनीता को ज़्यादा समय तक अपने पास रखना नहीं चाहते। अगर उसको तुमसे कोई बच्चा हो गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। कुछ दिन मेरी माँ ने उस लड़की के खूब नखरे उठाए। 1 महीने के बाद उसकी माँ मर गई। वो बहुत रोई थी। मैंने और मेरी माँ ने ही उसे संभाला था। वकील साहब जब घर आए तब तक अनीता मेरी माँ से बहुत घुल मिल चुकी थी। उसकी सारी जायदाद अब मेरे नाम पर आ गई थी। हम लोग एक ही रात में अमीर हो गए थे। मैंने अनीता की माँ की फैक्ट्री संभाल ली थी और अब मेरा सारा ध्यान काम पर लग गया था। मेरी माँ का व्यवहार अनीता से अब बदलने लगा था। जब भी मैं घर आता तो मेरी माँ अनीता पर चीख और चिल्ला रही होती थी। मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी माँ उसे स्टोर रूम में रखती थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे दूसरी शादी का कहने लगी। मैंने कहा, आप अनीता की माँ की वसीयत को क्या भूल गई हैं? वसीयत में साफ लिखा है, अगर मैं अनीता को छोड़ दूं या दूसरी शादी कर लूं तो सारी जायदाद हमसे छीन ली जाएगी। मैंने कहा कि आप 1 साल तक रुक जाएं, फिर वकील को विश्वास हो जाएगा कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोग ये शहर बदल लेंगे और फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ खुश हो गई। एक बार मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ स्टोर रूम में घुसी हुई थीं और स्टोर रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं।
लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला आया। फ्रेश होने के बाद मैं बाहर आया, तब तक मेरी माँ स्टोर रूम से बाहर आ चुकी थीं और टेबल पर मेरे लिए खाना भी लगा चुकी थीं। मैंने कोई ज़रूरत ही नहीं समझी कि अपनी माँ से पूछूं कि स्टोर रूम से अनीता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थीं, और ना मैंने कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा था। कभी कभी कई कई हफ्ते गुजर जाते थे, मैं अनीता की शक्ल तक नहीं देखता था। उसकी माँ की वसीयत ने मुझे रोके रखा था, वरना मैं अब तक दूसरी शादी कर चुका होता। मेरी माँ कहती कि अब तो ये लड़की और भी ख़तरनाक हो गई है, इसे स्टोर रूम से बाहर निकालना ठीक नहीं है। मैं तो शादी की रात उससे अपना सर फुड़वा चुका था, इसलिए उसकी जहालियत से जानकार था। इसलिए अनीता को अपनी माँ के ऊपर ही छोड़ रखा था कि वो जो चाहे उसके साथ सलूक करें। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब तक मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचा वो मर चुकी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मुझे अपनी माँ की बहुत याद सताती थी, यहाँ तक कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आती थी। एक रात मैं जाग रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था, जब मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ें आने लगीं जो स्टोर रूम से आ रही थीं। मेरे दिमाग की घंटी बजी थी। माँ को मरे 2 दिन गुजर चुके थे और मैंने पिछले 2 दिन से स्टोर रूम का दरवाज़ा ही नहीं खोला था। अपने सदमे में मैं भूल गया था अनीता तो भूखी प्यासी होगी। 2 दिन से वो स्टोर रूम में ऐसे ही बंद पड़ी थी। मैंने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरज गई थी। अनीता तकिए से रुई निकाल निकाल कर खा रही थी और पानी से उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। अनीता की हालत देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते बची थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। ना जाने कितने दिन गुजर गए थे और मैंने अनीता को देखा ही नहीं था। जब से मेरी माँ ने उसे स्टोर रूम में बंद किया था, मेरा उससे आमना सामना ही नहीं होता था। पहले जो वो खिला हुआ गुलाब थी, अब सूख कर कांटा हो चुकी थी। अनीता बिल्कुल मुरझा चुकी थी। बाल बिखरे और उलझे हुए थे, जैसे बरसों से कंघी न की गई हो। उजड़े बिखरे हुलिये में पुराने फटे कपड़े पहने हुए रोते हुए वो रुई खाने की कोशिश कर रही थी और वो मेरी माँ को साथ ही साथ बद्दुआएं भी दे रही थी। कह रही थी, भगवान करे वो बुढ़िया मर जाए, मुझे भूखा रखती है। ये सुनकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। मैं उसके पास आ गया। मुझे देखकर वो सहम कर डर कर पीछे हटी थी। फिर डरते हुए कहने लगी, मुझे मत मारना, मुझे दर्द होता है, मुझे मत मारना। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। मैंने अपनी माँ को खोया था, जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए मेरा दिल अनीता की तरफ से कुछ नरम पड़ा था। मैंने अनीता से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बाहर आओ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपने पाँव की तरफ इशारा किया था। उसके दोनों पाँव रस्सियों से बंधे हुए थे। मैं हैरान रह गया था उसके पाँव की तरफ देखकर, जो रस्सियों से जकड़े हुए थे, यानी कि मेरी माँ ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा था। मैंने उसके पाँव को रस्सियों से खोला तो पाँव जख्मी हो चुके थे। रस्सियाँ बहुत ही सख्ती से बांधी गई थीं। मैं उसे वहाँ से ले आया, उसे लेकर हॉल में मौजूद टेबल पर बिठा दिया। फिर इसे खाना निकाल कर गर्म किया और उसके सामने रख दिया। वो दोनों हाथों से खाना खाने लगी। ना जाने कब से भूखी थी। काफ़ी देर तक मैं उसे खाना खाते देखता रहा। वो कुछ खा रही थी, कुछ कपड़ों पर भी गिरा रही थी। जब उसने पेट भर के खाना खा लिया तो मैं उसे अपने कमरे में ले गया। उसे अपनी शर्ट और अपना ट्राउज़र दिया, क्योंकि उसके कपड़े तो थे ही नहीं। शायद मेरी माँ ने उसके कपड़े खरीदना ही छोड़ दिए थे। वो नहाने चली गई, लेकिन जब वॉशरूम से बाहर आई तो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, मुझे स्टोर रूम में बंद कर दो प्लीज़। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, क्यों? वो कहने लगी, तुम्हारी वो बुढ़िया ने अगर मुझे बाहर देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेगी, वो बहुत मारती है, मुझे बहुत दर्द होता है। ये कहते हुए उसके आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैंने कहा, अपने बालों को कंघी करो, कैसे उलझे हुए हैं। वो कहने लगी, मुझे नहीं आता। मैं उसके बाल कंघी से सुलझाने लगा तो वो चीखने लगी। कहने लगी, मेरे सर पर चोट लगी है, मुझे दर्द होता है। मैंने देखा तो उसके बाल जगह जगह से खींचकर बुरी तरह से नोचे गए थे, जिसकी वजह से उसके सर में गहरे जख्म हो चुके थे। यकीनन ये मेरी माँ का दिया हुआ जुल्म होगा। उसके बाजुओं पर भी जख्मों के निशान थे। ये सब देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। मुझे लगा, क्या मेरी माँ इतनी पत्थर दिल भी हो सकती थी? मेरी माँ ने उसे जान से मारना चाहा था ताकि मेरी दूसरी शादी करवा सकें और पोते पोतियाँ देख सकें।
और इस बड़े से घर में ऐश कर सकें। लेकिन शायद उन्हें अनीता की बद्दुआ लग गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कसूरवार तो मैं भी था। अनीता पर ढाए जाने वाले जुल्म पर हाथ तो मैंने भी अपनी माँ का नहीं रोका था। अनीता को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो क्या कहती है। वो कुछ भी तो नहीं कहती थी, बस चुपचाप रहती थी। अगर उससे प्यार से बात की जाती थी तो वो सारी बातें भी मानती थी। जिन दिनों मेरी माँ को पैसे का लालच था, उन दिनों मेरी माँ ने अनीता का बहुत ख्याल रखा था, तो अनीता भी उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। मैंने अनीता की कमर पर बेल्टों के निशान भी देखे थे। मेरी माँ ने उसे बेल्टों से भी मारा था। वो रोते हुए मुझे बता रही थी और मैं सांस लेना तक भूल गया था। मैंने उसके जख्मों पर दवा लगा दी। उसके बालों में जो जख्म था उस पर भी दवा लगाई और हल्के हल्के कंघी करते हुए मैंने उसके बाल सुलझाए थे और एक पोनी बना दी थी। मैंने उसे बेड पर सुलाया तो वो सोते हुए बार बार नींद में ही चीखने चिल्लाने लगती कि मुझे मत मारो, मेरी माँ को बुला दो, मुझे माँ के पास जाना है। ये कहते हुए वो एकदम मेरे साथ लग गई थी। डर से मेरे अंदर कहीं पनाह तलाश कर रही थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहने लगी, तुम उस बुढ़िया को नहीं जानते, वो बहुत जल्लाद है, मुझे बहुत मारती है, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक टीस सी उठी थी। मेरा मन अनीता से बहुत बदल चुका था। मैं अब उसका बहुत ख्याल रखने लगा था, बिना किसी लालच के। अब वो काफ़ी ठीक भी हो गई थी, मेरी बातें भी मानने लगी थी। मेरे प्यार और ध्यान ने उसे पहले से काफ़ी बेहतर कर दिया था। वो बातों को अब समझने लगी थी। मैंने उसे उस रिश्ते का हक भी दिया था जो मेरे और उसके बीच था। मेरी मोहब्बत से ये असर हुआ कि अब उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। कुछ महीने बाद ही वो उम्मीद से हो गई थी। मैंने इस पूरे समय में उसका बहुत ख्याल रखा था। जब नर्स ने मेरे हाथों में मेरे बेटे को दिया तो मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मेरी माँ को मेरी औलाद की कितनी चाहत थी और मेरे बेटे के नए नक्श बिल्कुल मेरी माँ के जैसे थे। वो होती तो कितना खुश होती, लेकिन उन्हें उनका लालच ले डूबा था। काश कि वो अनीता का ख्याल एक माँ की तरह रखती तो उन्हें अनीता की बददुआ ना लगती। अनीता अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। अपने बच्चे का जिस तरह ख्याल रखती, मैं तो हैरान रह जाता। शायद ये भगवान का चमत्कार ही था कि माँ बनने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर कभी कभी ऑफिस से आने में लेट हो जाऊं तो मेरे गले लगकर तड़प तड़प कर रोने लगती है। कहती है, मुझे छोड़कर कहीं मत चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लेकिन जब भी मैं उसे कहता हूँ कि वो मेरी माँ को दिल से माफ़ कर दे तो वो ना में सिर हिलाने लगती है। कहती है, वो बुढ़िया अच्छी औरत नहीं थी, अच्छा हुआ मर गई। ये एक ऐसा कांटा है कि मेरे दिल पर गहरा घाव कर चुका है, क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन अनीता मेरी माँ का नाम सुनते ही उनके द्वारा किए गए एक एक जुल्म को बताने लगती है, रोने लगती है, नए सिरे से उन्हें बद्दुआएं देने लगती है। काश कि मेरी माँ ने उस अनाथ पर रहम खाया होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।